चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और साथियों के साथ शेयर भी करेंगे। तो जबरदस्त धमाकेदार तरीके से आगाज हो चुका है और आज का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आज आप पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक नजर सब कवर, और एकदम एग्जाम में आप कोई भी पेपर देने जाइए आपको अनुच्छेद के भले एक क्वेश्चन मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, और वो इसी क्लास से मिलेगा। तो चलिए तैयार हो जाइए भाई। संजू बाबा, कुसुम, बबली, संजीत, अमित, बहुत बहुत स्वागत है। मलिंगा, रोशनी, शीतल, बहुत बहुत स्वागत है भाई। श्याम, सोहन, आशीष, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए लेकर चलते हैं सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर और करते हैं श्री गणेश एक शानदार सी क्लास का। और ये रहा इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, एक बात बताइएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिहार के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिहार स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? बिहार के किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करने वाले यहां पर कितने लोग हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, तो एक स्पेशल, एक विशेष जानकारी है और इस सेशन के लास्ट में आपके लिए एक आज सरप्राइज भी है। बस याद दिला दीजिएगा कि सर वो सरप्राइज बता दीजिए, कहीं हम भूल ना जाएं। अच्छा, तो जितने भी लोग बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं कि कल यानी संडे को सुबह 9 बजे से बिहार जीके जीएस की एक स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूं। जी हां, तो बिहार जीके जीएस की एक स्पेशल क्लास इस संडे 12 मई सुबह 9 बजे साथियों एक शानदार सी क्लास होगी। 3 घंटे का सेशन होगा, टॉप 200 क्वेश्चन कराते हुए पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है ना? तो तैयार रहिएगा। और आज इस सेशन में आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज भी है, फ्री सरप्राइज। जी हां, हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। बस याद दिला दीजिएगा, अंगीकृत किए जाने के समय मतलब जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो जरा ध्यान दीजिएगा साथियों कि हुआ क्या था कि एक होता है मूल संविधान और एक होता है क्या? एक होता है साथियों मूल संविधान और एक होता है वर्तमान संविधान। मूल संविधान का मतलब वो संविधान जो 1950 में लागू हुआ था और वर्तमान का मतलब वर्तमान अभी वाला। ठीक है, तो अगर हम बात करें साथियों अनुसूचियां, तो जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियां कितनी थी, भाग कितने थे साथियों, अनुच्छेद कितने थे, क्या भैया अनुच्छेद कितने थे, और साथ में ध्यान दीजिएगा भाषाएं। ठीक है ना? तो इन सब की बात करेंगे भैया, इन सब की बात करेंगे एक ही जगह पर। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि भैया मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8, आज के समय है 12। भाग थे साथियों कितने, 22, आज के समय है 25। ठीक है, अनुच्छेद कितने थे, 395, और आज के समय में लगभग 500। ठीक है, 500 के करीब वाला सबसे ज्यादा जो डिजिट मिले वही आंसर होगा अगर पूछे कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। भाषाएं साथियों 14 थी, आज के समय में कितनी है, 22 है। कितनी है, 22 है। और अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, 106 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है ना? चलिए, तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है भैया, 395। ठीक है ना? चलें अगले प्रश्न की ओर। आइए जरा इसका आंसर बताइएगा। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का मतलब समझ रहे हैं? जब आप कहते हैं कार्यपालिका, इसका मतलब क्या होता है? कार्यपालिका का मतलब जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है साथियों, प्रधानमंत्री है, ठीक है, मंत्री हैं और अटॉर्नी जनरल है। जी हाँ, तो ये क्या होती है, ये है साथियों कार्यपालिका। ठीक है, और न्यायपालिका क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है। तो मतलब यह है कि कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अपना अलग अलग काम करेंगे, दोनों एक दूसरे की शक्तियों को है ना ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप आराम से ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आर्टिकल 50 साथियों। आर्टिकल 52 में क्या है, यहां पर साथियों राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, तो आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 51 क्या है भैया, 51 साथियों किससे संबंधित है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। अब यहां इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप साथियों पूरी डेडिकेशन के साथ अंत तक क्लास को देखिएगा। अगर अनुच्छेद आपका तैयार है
तो बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं तैयार है तो तैयार हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद बताइए। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बस अंत तक जुड़िएगा। तो भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 51 है। ठीक है ना। 53 में क्या है? इसमें दे रखा है संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसके पास होंगी? तो वह संघ की कार्यपालिका शक्तियां साथियों राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। चलिए ये बताएंगे भाई, संतोष, पुष्पा, प्रिया, राव साहब बताओ जरा, ताबड़तोड़ आंसर आना चाहिए। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का अधिकार प्रदान करता है? जरा सिंपल सी बात समझिएगा। क्या समझना है भैया? कि ये देखिए क्या लिखा है, अनुसूचित जातियां। ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है साथियों कि अनुसूचित जाति का मतलब क्या हो गया? एससी। फिर एक अनुसूचित जनजाति होता है और एक होता है बैकवर्ड क्लास। ठीक है ना। अनुसूचित जाति की सूची कहां दे रखी है? अनुच्छेद 341 में। अनुसूचित जनजाति की सूची कहां दे रखी है? अनुच्छेद 342 में। बैकवर्ड क्लास की सूची कहां दे रखी है? अनुच्छेद 342A में। कहां पर भैया? अनुच्छेद 342A में। तो ये सीधा सीधा याद कर डालिए, टेंशन खत्म। ये सीधा सीधा याद कर डालिए, टेंशन खत्म। ठीक है ना। चलिए, तो बिल्कुल आराम से जबरदस्त तरीके से राइट आंसर आपको पता चल गया कि भैया क्या आंसर है? 341 है। क्या है भैया? 341 है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जी हां, आइए इसका आंसर बताइए। जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है साथियों? जीने का अधिकार बताना है, सभी के आंसर आने चाहिए। क्या बताना है? जीने का अधिकार भैया। तो देखो जीने का अधिकार मतलब क्या है? यहां पर हम कह सकते हैं कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसको हम और क्या कह सकते हैं? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कह सकते हैं। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये साथियों जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये साथियों मौलिक अधिकार है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे इसके अंतर्गत साथियों स्वच्छ जल, ठीक है ना, स्वच्छ जल है ना, स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण का होना भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, इसका होना भी साथियों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे इसके अंतर्गत साथियों क्या आती है भैया? राइट टू प्राइवेसी भी आता है। क्या आता है? राइट टू प्राइवेसी, मतलब निजता का अधिकार भी साथियों इसके अंतर्गत आता है। राइट टू प्राइवेसी भी। तो कई सारी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है पता है? ये साथियों अनुच्छेद 21 के तहत ही कहीं ना कहीं यह अधिकार प्रदान किया गया है कि आप अपने जीवन की, अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने सेल्फ डिफेंस में कदम उठा सकते हैं। जैसे आप देखिए यह अनुच्छेद 21 ही है जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमें कोई मारना चाहता है, हमें कोई क्या करना चाहता है? मारना चाहता है साथियों। और अगर मान लीजिए हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, ठीक है, तो हम अपने बचाव के लिए जो भी कदम उठाना उस समय उचित हो हम उठा सकते हैं। अगर हम सेल्फ डिफेंस में किसी को मार भी देते हैं तो उसे मर्डर नहीं कहा जाएगा। यहां तक कि साथियों ध्यान दीजिए कि प्रयागराज, जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। उस जजमेंट ने प्रयागराज, उस जजमेंट में साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी लड़की की अपनी, यदि किसी महिला की अपनी इज्जत पर बात आती है, ठीक है, अपनी इज्जत पर बात आती है, और इस तरह के मामले में अगर उस महिला के द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपनी जान बचाने के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए यदि किसी का मर्डर भी कर दिया जाए तो वो मर्डर नहीं है। ठीक है ना। तो यह भी है। ठीक है, तो लड़कियों को भी यह हक पता होना चाहिए। हालांकि यह है कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि इस कोर्ट में समय नहीं लगता साबित होने में। ठीक है ना। चलिए आइए तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जी हां, है ना भैया। मलिंगा बाबू कह रहे हैं सर हम 2 लोगों का मर्डर किए हैं। मलिंगा बाबू ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर वाकई में आप कबूल कर रहे हो 2 लोगों का मर्डर किए हो ना, तो देख लो कहीं स्क्रीनशॉट पुलिस वालों के पास ना पहुंच जाए और उसके बाद घर से उठा के ले जाएंगे, बहुत कूटेंगे। समझ रहे हो ना। हाँ, फिर दिमाग सही हो जाएगा। ठीक है, फिर घर वाले फिर अलग समझ रहे हो। कभी कभी मजाक भारी पड़ जाता है तो ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ चलिए अब जरा ध्यान दीजिए।
अनुच्छेद 15 क्या है भैया? अनुच्छेद 15 कहीं ना कहीं साथियों कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसके धर्म, है ना, उसके जन्म स्थान वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 14 कहता है क्या? कानून के नजर में समानता, मतलब विधि के समक्ष समता। ये बताइए भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो भैया शिक्षा का अधिकार याद करिए कहां मिलेगा? अनुच्छेद 21A में मिलेगा साथियों, और ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में साथियों लाया गया था। ठीक है। अनुच्छेद 23 किससे रिलेटेड है साथियों? तो ये बलात् श्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये साथियों किससे संबंधित है? ये संबंधित है बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब फोर्स लेबर साथियों। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। किससे संबंधित है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है ना, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जी हाँ, बढ़िया तरीके से रिवीजन करते चलिएगा और इंपॉर्टेंट जो लगे वहां पर आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। यहां पर साथियों राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि राज्य होता क्या है। आइए इसका आंसर बताइएगा। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो भैया ये है अनुच्छेद 21। कौन सा है? अनुच्छेद 21। अब देखिएगा भाई, अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या दिया गया है इसमें? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया है। क्या दिया है भैया? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ परिस्थितियों में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से रोक। ठीक है ना, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से रोक। ठीक है ना, कुछ दशाओं में किससे रोक? गिरफ्तारी से रोक। ठीक है ना, तो यह भी समझना है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से रोक की बात की गई है। अनुच्छेद 23 साथियों बलात् श्रम की बात करता है। किसकी बात करता है? बलात् श्रम की बात करता है। अब एक बात और है जो थोड़ा स्पष्टता से समझिएगा कि अनुच्छेद 20 साथियों, है ना, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं और बताते हैं कि अनुच्छेद 20 जो है इसमें एक तो दिया है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कितने लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 20 में दिया है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण? मतलब ये कि जब जो काम हो जाए उसके बाद बनी कोई कानून पिछले वाले कार्य पर लागू नहीं होगा। जैसे आज की डेट में अगर मान लीजिए पढ़ाना अपराध नहीं है और आज हमने पढ़ाया, फिर कल कानून बन जाए कि यार पढ़ाना अपराध है 9 बजे के बाद। ठीक है, तो पिछले दिन हमने पढ़ाया था 9 बजे, इस आधार पर कल सजा नहीं हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो कार्योत्तर विधियों से साथियों संरक्षण। किससे भैया? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। अनुच्छेद 20 में ही दिया हुआ है क्या भैया? दोहरे दंड से। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में? मतलब किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। और इसी में साथियों दिया हुआ है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ये क्या होता है भैया? आत्म अभिशंसन से संरक्षण। इसका मतलब है साथियों कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। आत्म अभिशंसन से संरक्षण का मतलब किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। या तो आप ऐसे समझिए जैसे पुलिस कभी किसी को गिरफ्तार कर ले, है ना, जैसे पुलिस कभी किसी को गिरफ्तार कर ले और क्या करे भाई, पुलिस थाने ले जाकर बहुत कुटाई करे, मार मार के एकदम जो है सुझा दे। ठीक है ना, कि कबूल कर तूने ऐसा किया है, तो यह गलत है। अनुच्छेद 20 कहता है कि पुलिस किसी को भी मार मार कर कबूल नहीं करवा सकती। ठीक है ना। चलिए, अब आप कहेंगे सर नहीं बहुत मारते हैं। ठीक है, तो भैया वो क्या है? वो गलत है। अगर ये आप साबित कर पाए कि पुलिस ने जाति करी है, मारा पीटा है, ठीक है, तो भैया पुलिस वालों के ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी कोर्ट से। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। जी हाँ, बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की एक बैठक के लिए कार्य साधक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? बताइएगा। एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर बीवी मारे तो क्या करें? अब इस पर मुझे एक लाइन याद आई है, एक स्टोरी याद आई है कि एक बार क्या हुआ कि एक बार संता ने भगवान की महिमा करी, है ना, भगवान की महिमा करी, तब करा, है ना, ध्यान लगाया, तो भगवान बड़े खुश हुए, बोले संता मांग क्या मांगता है? तो संता ने काफी सोचने के बाद कहा कि हे ईश्वर, मैं शादीशुदा हूं, मुझे फिर से कुंवारा बना दो। तो थोड़ी देर सोचने के बाद भगवान ने कहा कि संता, वरदान मांगने को कहा था, जन्नत मांगने को नहीं कहा था। क्या कहा था? वरदान मांगने को कहा था, जन्नत मांगने को नहीं। चलो, तो वरदान मांग, वरदान, तू तो जन्नत मांग रहा है सीधा। चलो भाई, देखिए राइट आंसर क्या है भैया? 10वां हिस्सा। अब इसमें एक बात समझिएगा, चाहे साथियों लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो,
चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, किसी भी कोई भी सदन हो साथियों, अगर आपसे कोरम की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? कोरम। कोरम का मतलब क्या हो गया? हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। अब ये कोरम या गणपूर्ति क्या होती है साथियों? कि भैया किसी भी बैठक को आयोजित करने के लिए, ठीक है ना, किसी भी है ना बैठक को आयोजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या को क्या कहा जाता है? गणपूर्ति कहा जाता है, ठीक है ना, गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है किसी भी बैठक को आयोजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह होता है, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा है तो जितनी भी सीट है उसका 1/10 सदस्य अगर कम से कम नहीं आएंगे जिस दिन, उस दिन बैठक नहीं होगी। ये बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में क्या है भैया? तो याद करिए साथियों, क्या है इसमें भाई? देखिए मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आर्टिकल 51 में दे रखा है, आर्टिकल 51A में दे रखा है। राष्ट्रपति का महाभियोग है साथियों। वित्तीय आपातकाल कहां पर है? 360 में है। राष्ट्रीय आपात कहां पर है भैया? तो 352 में है। तो बिल्कुल आपको समझकर चलना है। और साथियों कहां से लिया गया है इसको? तो इस प्रावधान को साथियों अमेरिका से लिया गया है। यहीं पर एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि साथियों राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, राष्ट्रपति हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ठीक है, को हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। को हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका से। भाई अमेरिका हटाने में तेज, अमेरिका से, ठीक है। को हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, ठीक है ना, कभी भी आपसे पूछे, ठीक है। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि भैया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, बाकी किसी को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहा जाता, ठीक है। और आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है, ठीक है, यह भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह बताइए और ध्यान रखिए कि आज हम अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं, संविधान का कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। तो हम संविधान के अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताएंगे तो भैया हो नहीं पाएगा इस छोटी सी क्लास में। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो याद करिए साथियों, ये बात स्पष्ट रूप से आर्टिकल 359 में लिखी हुई है कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। क्या लिखा हुआ है इस अनुच्छेद में? कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को, मतलब फंडामेंटल राइट को निलंबित अर्थात सस्पेंड कर सकता है, निलंबित अर्थात सस्पेंड कर सकता है। बात समझ रहे हैं? ये बात स्पष्ट रूप से यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन इसी अनुच्छेद में यह भी लिखा है कि अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर साथियों, ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और अगर आप देखेंगे तो एक विशेष आर्टिकल है, आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 में यह लिखा है कि यदि आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हुई है, ठीक है ना, यदि आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हुई है तो आर्टिकल 19 को भी निलंबित नहीं कर सकते, आर्टिकल 19 को भी निलंबित नहीं कर सकते। ठीक बात है ना? बिल्कुल भाई अकबर, किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, चाहे साथियों किसी को भी हटाने की प्रक्रिया हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, किसी को भी हटाने की प्रक्रिया सदन के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। यह बताइएगा जरा जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रांत मतलब स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। ये साथियों अगर आपने ध्यान दिया हो तो थोड़ी देर पहले हमने बताया था आत्म अभिशंसन से संरक्षण, और मेरी नजर कमेंट बॉक्स पर है कि कौन बता रहा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो बताने का प्रयास करिए कि कौन से अनुच्छेद में आत्म अभिशंसन से संरक्षण की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 20 में। किसमें साथियों? अनुच्छेद 20 में यह बात कही गई है। समझ रहे हैं ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी याद करिए कि हमने कहा था अनुच्छेद 22 में क्या दिया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर रोक, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी नहीं, कुछ दशाओं में क्या, गिरफ्तारी पर रोक, ठीक है ना, गिरफ्तारी पर रोक बताई गई है कि नहीं। और इसी प्रकार से देखिए भाई कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। किसके? अस्पृश्यता के अंत की बात करता है कि नहीं करता है। और इसी प्रकार से अनुच्छेद 31 तो भैया वो तो हटा ही दिया गया है। चलिए ये देख लिया जाए भाई अनुच्छेद 370। अब ये तगड़ा प्रश्न आ गया है भैया, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे, मतलब इस मसौदे को किसने तैयार किया था? लो भैया
एन गोपाल स्वामी अयंगर। वाह क्या बात है भैया, जिन्होंने भी बताया है प्रीति, बहुत बढ़िया, अशोक शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ये बताइए, जी हाँ एक से एक दिग्गज पढ़े, ऐसे खतरनाक प्रश्नों का भी आंसर दे दनादन देते हैं। ये बताइए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है? कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो देखो भैया ये दिया हुआ है आर्टिकल 43 में। किस में दिया है? आर्टिकल 43 में। देखिए आर्टिकल 41 में क्या दिया है? आर्टिकल 41 में ये दिया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता का अधिकार दे रखा है, ठीक है, कुछ दशाओं की बात की गई है लेकिन, ठीक है ना। आर्टिकल 42 में क्या है भैया? यहां पर प्रसूति सहायता का प्रावधान की बात कही है। प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता का मतलब समझ रहे हैं? याद करिए भैया, इसके लिए आपको याद होना चाहिए मातृत्व लाभ अधिनियम। तो दरअसल में क्या है कि मैटरनिटी रिलीफ एक्ट आया था साथियों, और ये मातृत्व लाभ अधिनियम या मैटरनिटी रिलीफ एक्ट वर्ष 1961 में आया था। अनुच्छेद 42 के तहत ये जो प्रसूति सहायता है, आप देखिए जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं फ्री मिलती हैं, पैसा भी मिलता है, हॉस्पिटल में चेकअप भी फ्री मिलता है, आयरन की गोलियां भी मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है ना। बाकी तो आप ये जानते हैं कि पंचायत से रिलेटेड है। किससे भैया? पंचायत से रिलेटेड है। अच्छा एक बात बताइए, कोई बता सकता है कि काम की मानवोचित दशा किस में दे रखा है? किस अनुच्छेद में दिया हुआ है कि काम की मानवोचित दशा है ना स्थापित करने की कोशिश की जाएगी? काम की मानवोचित दशा, चलिए फटाफट बता दीजिए, जरा देखें किसमें कितना है दम, जोर लगा के बताइएगा भैया। जी हाँ, कौन बता रहा है काम की मानवोचित दशा? कौन बता रहा है? ना ना ना, तो भैया काम की मानवोचित दशा भी अनुच्छेद 42 में ही। बहुत बढ़िया भाई प्रीति, एकदम सही बताया भाई सुमित, वेरी गुड। आइए ये बताइए, तभी तो मैं कहता हूं कि धरती वीरों से खाली नहीं है, खास करके ये 9 बजे वाली क्लास, ठीक है। चलिए ये बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति निषेध सिद्धांतों का निर्धारण करती है? तो भैया आर्टिकल 51 में। और हमने आपको बताया था कि भारत की, कभी भी आपसे पूछ सकता है कि भारत की विदेश नीति का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 51। अच्छा एक बात बताइए कि भारत की विदेश नीति के जनक कौन है? भारत की विदेश नीति के जनक कौन है? तो भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। कौन है भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो बिल्कुल याद करना पड़ेगा, चाहे आप कांग्रेस का बड़े विरोध करते हो, समर्थन करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद करना पड़ेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की विदेश नीति के जनक हैं, ठीक है ना। चलिए ये बताइए, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट किया गया है? साथियों अगर हम न्यायिक समीक्षा की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, क्या कहते हैं भैया? जुडिशियल रिव्यू। तो ध्यान दीजिएगा ये होता क्या है, तो यहां सीधी सी बात है कि न्यायपालिका द्वारा, किसके द्वारा? न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी द्वारा। किसके द्वारा? न्यायपालिका द्वारा, ठीक है, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका, विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना, किए गए कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना, ठीक है ना, किए गए कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी बीच में क्या हुआ था, है ना, अभी बीच में क्या हुआ था कि भैया पूरे देश में, है ना, कुछ इस तरह का माहौल था, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि भैया जैसे अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये भाई एक डिबेट का विषय है, लेकिन ये हुआ था ना कि संविधान खतरे में है, ठीक है, सरकार संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, सरकार मनमाना तरीके से काम कर रही है, मनमाना तरीके से संसद से कोई भी कानून पास करा दे रहे हैं। ये बीच में बात आई थी ना, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर और विभिन्न न्यूज चैनल वगैरह के जैसे भी माध्यम से। तो भैया क्या है कि अगर सरकार, जैसे कोई भी सरकार हो, अगर सरकार, ठीक है, सत्ता में बैठे लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो, कोई भी हो, ये साथियों अगर किसी प्रकार से दुरुपयोग करते हैं चीजों का, अपने मनमानी काम करते हैं, या संसद मनमानी तरीके से कानून बनाती है जो कि संविधान के अनुसार नहीं है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो न्यायपालिका के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास यह पावर है कि वो उस कानून को, उस प्रावधान को, उस निर्णय को, उस डिसीजन को, उस प्रोसीजर को क्या कर सकती है? असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके खत्म कर सकती है ना। अब आप कहेंगे सर क्या भारत में कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। याद करिए, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट काउंसिल। तो भारत के संविधान में 99वां संविधान संशोधन, कभी आप गूगल करिएगा, पढ़िएगा, क्या गूगल करिएगा? आप गूगल करिएगा NJAC, क्या गूगल करिएगा?
एनजेएसी 99वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की संसद ने नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट काउंसिल, ठीक है, बनाया था। और इसमें क्या कहा गया था, आप देखिए सरकार की चालाकी, सरकार ने एनजेएसी बनाया और कहा कि एनजेएसी जिसको कहेगी उसी को जज बनाएंगे, एनजेएसी जिसको कहेगी उसी को जज बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया यही हम ही तो बचे हैं, हम ले डूबोगे का, ठीक है। तो ये हुआ कि ये असंवैधानिक है, खत्म करो इसको, ठीक है ना, तो खत्म कर दिया, ठीक है ना। चलिए, तो वही चीज है। तो अब देखिएगा ये अधिकार साथियों सबसे अच्छे तरीके से है ना क्लैरिफाई होता है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो रिटें भी जारी कर सकती है और कहीं ना कहीं यह न्यायिक समीक्षा से भी संबंधित है। चलिए ये बताइए जरा भैया, हाँ भाई ये बताइए जरा, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय, है ना, भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी करती है। देखिए 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जारी की जा सकती है भैया, रिटें जारी की जा सकती हैं। किसके लिए, मौलिक अधिकारों के रक्षार्थ, मौलिक अधिकारों के रक्षार्थ रिटें, रिटों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रलेख कहते हैं, ठीक है ना, जारी की जा सकती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। फिलहाल यहां क्या पूछा हुआ है, तो भैया हाई कोर्ट पूछा हुआ है, तो 226 आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे देख लिया जाए। ये बताइए भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। जी हाँ, चलिए तो अगर साथियों हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो जैसे आप देखिएगा आर्टिकल 52, इसमें साथियों राष्ट्रपति का क्या दिया है, पद दिया है ना। इसी प्रकार से आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां दिया है, मतलब यहां पर दिया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है ना। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है ना, वो यहीं पर दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से आर्टिकल 54 में क्या दे रखा है भैया, आर्टिकल 54 में यह दे रखा है कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा तो कौन कौन लोग वोट देंगे, निर्वाचक मंडल मतलब इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है ना। आर्टिकल 55 में दे रखा है इलेक्शन का प्रोसेस, ठीक है ना, इलेक्शन का प्रोसेस मतलब जब भी इलेक्शन होगा तो इसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से इलेक्शन होगा। आर्टिकल 56 में क्या दे रखा है भैया, 56 में राष्ट्रपति की पदावधि और त्यागपत्र दे रखा है, ठीक है, शपथ या पद ग्रहण की तिथि से 5 साल। आर्टिकल 57 में दिया हुआ है क्या भैया, पुनर्निर्वाचन की, मतलब कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, नो लिमिट। और आर्टिकल 58 में क्या दिया है कि भैया योग्यताएं या अर्हताएं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। आर्टिकल 59 कहता है राष्ट्रपति पद से जुड़ी कुछ शर्तें होती हैं, उनका भी ध्यान रखो, और वेतन वगैरह क्या मिलेगा सब यही बताया गया है, ठीक है ना। आर्टिकल 60 कहता है कि भाई साहब शपथ सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाएगा, और 61 में महाभियोग है, वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है ना। तो समझ कर चलेंगे, दौड़ा दौड़ा कर याद करेंगे, ठीक है ना, दौड़ा दौड़ा कर साथियों याद करेंगे। अच्छा, राष्ट्रपति का कार्यकाल ध्यान रहे कि पद या शपथ ग्रहण की तिथि से 5 साल होता है, पद या शपथ ग्रहण की तिथि से 5 साल, ठीक है, बिल्कुल रखेंगे याद, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये बताइए, हाँ जी कौन बता रहा है भैया, हाँ जी बताइए भाई सुमित, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। देखो भैया अगर हम देखें साथियों, अगर हम आयोग की बात करें, ऐसे भारत में संवैधानिक आयोग कितने हैं, ठीक है, भारत में संवैधानिक आयोग, ठीक है। अब देखिए संवैधानिक आयोग का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे आयोग जिनका उल्लेख संविधान में है, ऐसे आयोग जिनका उल्लेख साथियों संविधान में है। तो आप शुरू करिए एकदम शुरू से, जैसे अनुच्छेद 280 है, ठीक है, जैसे वित्त आयोग से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग साथियों इसका प्रावधान संविधान में किया गया है, कहां पर किया गया है, अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसी प्रकार देखिए एक है संघ लोक सेवा आयोग, भाई संघ लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान संविधान में किया गया है, कहां किया गया है भैया, तो अनुच्छेद 315 में किया गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार साथियों राज्य लोक सेवा आयोग है, तो राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान में कहां किया गया है, तो ये भी भैया आप देखेंगे तो अनुच्छेद 315 में ही है। इसी प्रकार से देखिएगा निर्वाचन आयोग है साथियों, तो निर्वाचन आयोग का भी प्रावधान संविधान में किया गया है, मतलब इलेक्शन कमीशन, और ये कहां पर किया गया है, तो अनुच्छेद साथियों 324 में किया गया है। अच्छा ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्या भैया, राष्ट्रीय अनुसूचित मतलब एससी आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग किस अनुच्छेद के तहत है, तो भैया 338 के तहत है, ठीक है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो भैया आर्टिकल 338A के तहत है,
इसी प्रकार से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ये किस अनुच्छेद के तहत है भैया, तो ये आप देखेंगे साथियों आर्टिकल 338 के तहत है, 338 के तहत है। इसी प्रकार से देखिएगा राजभाषा आयोग है साथियों, तो राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये भैया आर्टिकल 344 के तहत है, आर्टिकल 344 के तहत है। इसी प्रकार से अगर आप इसमें एक दो चीजें ऐड करना चाहते हैं तो एक आप ऐड कर सकते हैं क्या, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है, आर्टिकल 243 के तहत आता है। और एक होता है साथियों राज्य वित्त आयोग, क्या, राज्य वित्त आयोग, और राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है, आर्टिकल 243 के तहत आता है। और ये इसलिए बता रहा हूं कि भैया बस इतना आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यही साथियों क्या है, केवल इतने ही संवैधानिक आयोग हैं, केवल इतने ही संवैधानिक आयोग। अब आप कहेंगे सर इतने ही, अरे भैया कुल मिला के 8-9 ही तो हैं। तो ये संवैधानिक आयोग हैं, ऐसे आयोग जिनका संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेख है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आयोग हैं जैसे मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे गैर संवैधानिक आयोग हैं। और बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक आयोग हैं या नहीं है, या कौन सा गैर संवैधानिक आयोग है, ठीक है। बिल्कुल भाई हर्ष, ठीक है। तो राइट आंसर भैया इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा वित्त आयोग। क्या हो जाएगा, वित्त आयोग। क्लियर बात है। आइए, अगर बढ़िया लगे तो भैया सेशन को लाइक करते चलिएगा, साथियों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। अभी और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे और पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा ही। ये बताइए भारतीय संविधान के इनमें से किन अनुच्छेदों में नए राज्य के गठन, सीमाओं की फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है। जी हाँ भैया, देखिए अनुच्छेद 1 कहता है कि इसमें भारत के दो नाम है भैया, एक तो भारत लिखा है, दूसरा इंडिया लिखा है। और आगे कहा गया है कि भारत या इंडिया जो है ना ये स्टेट ऑफ यूनियन है, मतलब राज्यों का क्या है भैया, राज्यों का संघ है, इसी अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 2 कहता है क्या भाई, नए राज्य का प्रवेश व स्थापना। क्या कहा गया है, नए राज्य का प्रवेश व स्थापना। अब यहां इस बात का जरा विशेष ध्यान दीजिएगा कि भैया दो अनुच्छेद हैं जो आपस में करते हैं भयंकर कंफ्यूज, एक अनुच्छेद 2 और एक अनुच्छेद 3। भाई अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्य का निर्माण। क्या कहा गया है, नए राज्य का निर्माण, ठीक है। तो जरा बात को समझना, ठीक है। अनुच्छेद 2 और 3, चाहे अनुच्छेद 2 हो और चाहे अनुच्छेद 3 हो, दोनों के तहत अल्टीमेटली बनेगा तो नया राज्य ही। ये तो आप पकड़ पा रहे हैं कि भैया अनुच्छेद 2 हो चाहे 3 हो, दोनों के तहत बनेगा तो नया राज्य ही। और ये करेगा कौन, ये तो भैया संसद ही करेगी। लेकिन फिर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में बड़ा फर्क ये है कि अनुच्छेद 2 के तहत ऐसे क्षेत्रों को भारत का एक राज्य बनाया जाना जो अभी तक भारत का हिस्सा है ही नहीं। जैसे नेपाल भारत में शामिल हो जाए एक राज्य के रूप में तो अनुच्छेद 2 होगा, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 3 का मतलब जो ऑलरेडी भारत में है, जैसे मान लीजिए कि बिहार से अलग करके एक मिथिला राज्य बन जाए या यूपी से अलग करके एक पूर्वांचल राज्य बन जाए तो वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा, ठीक है। और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है इस प्रश्न का भी राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 3 है कि भैया किसी राज्य के अगर नाम, सीमा या क्षेत्रों में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा, ठीक है भाई संतोष बाबू। चलिए भाई चित्रा इसका आंसर बताइए। 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था, किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था, तो भैया अनुच्छेद 300A। क्या हुआ था इसके तहत, इसके तहत हुआ यह था कि आर्टिकल 19F में, 19F में जो संपत्ति का अधिकार था इसको यहां से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी को साथियों यहां से हटा दिया गया और यहां से हटाकर कहां ले गए, अनुच्छेद 300A में ले गए। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी या लीगल राइट है, ठीक है। ये हाँ जी भाई, बताना क्या है भाई, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। भैया मनी बिल का मतलब होता है साथियों क्या, धन विधेयक। क्या होता है, धन विधेयक। अब इसमें दो बातें हैं, ठीक है, दो बातें हैं। देखिए आज अनुच्छेद पर बात हो रही है, परिभाषा पूछा है तो 110, लेकिन अगर आपसे कहता कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दे रखा है तो इसमें दे रखा है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, इस तरह की चीजें, ठीक है ना। आइए ये बताइए भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार की बात कही गई है। तो देखिए यहां पर साथियों समानता मिल जाएगी, क्या समानता मिल जाएगी। यहां पर शोषण के विरुद्ध अधिकार मिल जाएगा,
ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहां पर आपको धर्म की स्वतंत्रता मिल जाएगी और यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां पर साथियों स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 14 से 18। अच्छा मान लीजिए हम आपसे कहें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हम कह सकते हैं कि भारत में विधि का शासन है। कोई बता सकता है, मेरी नजर कमेंट बॉक्स पर टिकी है, बताइएगा जरा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर आप कह सकते हैं कि भारत में विधि का शासन है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि भैया एक है विधियों का समान संरक्षण। कहां लिखा हुआ है ये, विधियों का समान संरक्षण, ये कहां लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से याद करिए कि कहां पर लिखा है, विधि के समक्ष समता। क्या लिखा है, विधि के समक्ष समता। तो ये दोनों ही बातें साथियों कहां लिखी हुई हैं, ये दोनों ही बातें लिखी हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अनुच्छेद 14 में लिखी हुई हैं और इसी के बेस पर, इसी अनुच्छेद 14 के बेस पर हम कह सकते हैं कि भारत में क्या है, विधि का शासन है। ठीक है, विधि का शासन। चलिए आगे देखा जाए भैया, ये बताइएगा जरा। हाँ जी, जोरदार कमेंट के साथ, वेरी गुड भाई। संजीत, रामोतार, माही, वर्षा, संतोष, बताओ भाई राज। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 साथियों इसका उद्देश्य क्या है पता है, इसका उद्देश्य साथियों कई बार पूछा गया है, इसका उद्देश्य है सामाजिक समानता। क्या उद्देश्य है इसका, इसका उद्देश्य साथियों सामाजिक समानता। और एक बात और, इसके लिए साथियों एक कानून भी पास किया गया था जिसका नाम है सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या है भैया, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। तो बिल्कुल ध्यान देना है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो भैया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या कहेंगे इसको, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो बिल्कुल याद रखिएगा, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, कब पास किया गया था ये साथियों पास किया गया था वर्ष 1955 में। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में मिल जाएगा भाई साहब। ठीक है, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में मिल जाएगी। ठीक है, उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 18 में मिल जाएगा। ठीक बात है ना। चलिए फिलहाल इस प्रश्न का भी आंसर दीजिए। जी हाँ, जोरदार कमेंट के साथ आंसर आने चाहिए सभी के। बढ़िया बढ़िया, लाइक वाला बटन दबाने में कंजूसी एकदम नहीं दिखानी है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है भैया, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का ही अधिकार है। जैसे अनुच्छेद 368 में देखिए क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिटें जारी करने की बात कही गई है। 23-24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, जिसमें से एक है बलात् श्रम अनुच्छेद 23 और दूसरा है क्या, बाल श्रम अनुच्छेद 24। ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी आप देखेंगे तो एक है साथियों क्या, बलात् श्रम। तो बलात् श्रम मतलब बलपूर्वक काम कराना, मतलब फोर्स लेबर। ये किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक है, अनुच्छेद 23। और एक दूसरा है साथियों क्या, बाल श्रम। लोग आप आपस में इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का मतलब क्या, चाइल्ड लेबर। बाल श्रम का मतलब क्या, चाइल्ड लेबर। ठीक है ना, चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो ये भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो भैया राइट आंसर क्या है इसका कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा है। तो खैर ये तो आप समझ ही रहे हैं। ये देखिए जरा, बताना क्या है कि भैया भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य। साथियों कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट। ठीक है, क्या, वेलफेयर स्टेट। जी हाँ, तो साथियों जहां कल्याणकारी राज्य होता है, वेलफेयर स्टेट होता है, उसका मतलब है कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण भैया दो जी। ठीक है ना, तो वही चीज है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में। अब देखिए कल्याणकारी राज्य से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न कि प्रस्तावना से किस प्रकार के राज्य की स्थापना की अवधारणा स्पष्ट होती है। कल्याणकारी राज्य, संविधान निर्माता किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहते थे, कल्याणकारी राज्य। अगला, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूरा करने के लिए संविधान के किस भाग के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। तो डीपीएसपी भाग 4। ठीक है ना, और ये देखिएगा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें नहीं थे, अनुच्छेद 39। ठीक है ना, 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्थानों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों का संरक्षण। और 51 में क्या है, वही अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। चलिए ये बताइए, बहुत बढ़िया भाई सुमित, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है भैया।
तो अनुच्छेद 29 साथियों अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। अनुच्छेद 26 क्या है? अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों में जो व्यय होगा उसमें कर से मुक्ति। अनुच्छेद 28 कहता है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझ रहे हैं ना? हाँ चलिए, या उससे संबंधित प्रावधान ये बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएंगे? तो अनुच्छेद 40 में साथियों। ठीक है, अनुच्छेद 41 में क्या है? 3 चीजें हैं भैया, यहां पर दिया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा तथा लोक सहायता का अधिकार दे रखा है। अनुच्छेद 43 में क्या है? तो भैया यहां पर दिया है निर्वाह मजदूरी, या भाई कह सकते हैं कि इसी में सहकारी, इसी में दे रखा है कि जो लघु उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, उनको सहकारी आधार पर प्रोत्साहन। और अनुच्छेद 42 तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, प्रसूति सहायता का प्रावधान। ठीक है ना? चलिए ये बताइए जरा फटाफट। नहीं बिल्कुल, इसमें आप देखिए, जैसे इसमें हाँ कौन से वाले क्वेश्चन में? इस वाले क्वेश्चन में आप कह रहे हैं ना कि अनुच्छेद 38 होगा क्या? नहीं, इसमें अनुच्छेद 38 नहीं है, अनुच्छेद 39 ही है, उसकी चिंता ना करें। ठीक है, ये भी एकदम ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। ठीक है, फटाफट। जी हाँ, सभी के आंसर आने चाहिए जोरदार तरीके से भैया। ठीक है ना? बिल्कुल भाई मलिंगा, सभी सदस्य भाग लेते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में हों। ये बताइए संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो भैया कहां पर संदर्भित किया गया है? अनुच्छेद 112 में। ध्यान रहे कि साथियों बजट शब्द का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद में नहीं किया गया है, मतलब संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है। किसका इस्तेमाल नहीं है? बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी भैया। क्या हर्ष बाबू कह रहे हैं अनुच्छेद 38 हेरिटेज साइट है, 38A। अच्छा, एक बार फिर से पढ़ लेना। चलो जरा ध्यान दो भैया, अनुच्छेद 112 में याद रखेंगे कि बजट शब्द नहीं है। बजट शब्द भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण दे रखा है, क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है ना? अच्छा एक बात बताइए कि कितने लोग बता सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं, कि भारत में बजट पेश कराने का कर्तव्य किसका है? जी हां, बजट पेश करवाने का कर्तव्य किसका है? अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट पेश कराने का कर्तव्य किसका है? बजट पेश कराने का कर्तव्य किसका है? चलिए फटाफट बता दीजिए, बजट पेश कराने का कर्तव्य किसका है? कौन बता रहा है भैया? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रेसिडेंट। क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। वित्त सचिव, वित्त मंत्री, पता नहीं क्या क्या जवाब आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई संजीत, एकदम सही बताया। बहुत बढ़िया भाई महेश बाबू, वेरी गुड। तो याद रखना कि भैया राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी होती है बजट पेश कराना, और ध्यान ये रखिएगा कि वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाना एक परंपरा है। वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाना एक परंपरा है, और बजट कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा, और राष्ट्रपति ऐसा तभी करेगा जब उसे लगे कि इससे कोई सार्वजनिक हित होगा? पहली बार ऐसा कब किया गया था? 1990 में पहली बार ऐसा साथियों किया गया था। ठीक है, 1990 में पहली बार ऐसा किया गया था। ये बताएंगे दोस्तों। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल के प्रावधान को साथियों अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 360 के तहत आता है। आज तक कभी भी नहीं लगा है। ठीक है ना? 0 बार, तो आज तक कभी भी नहीं लगा है। बाकी आप जानते हैं कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में वित्तीय आपातकाल है। ये बताएंगे भैया। बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो साथियों संविधान में संशोधन से संबंधित है। जो अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 106 संशोधन कुल हो चुके हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किसमें है भैया? अनुच्छेद 352 में है साथियों, है ना। राष्ट्रपति पद के चुनाव की बात करें तो आर्टिकल 55 के तहत चुनाव होता है। ठीक है, हमारे देश की संघीय विशेषता, तो ये तो अलग ही लेवल का है। संघीय विशेषता आपको अनुसूची 7 में मिलेगी, या अनुच्छेद 1 में यह बात कही गई है कि भारत राज्यों का संघ है। ये बताइए भाई महेश बाबू, पुष्पा, जितेंद्र, अज्ञात, क्या बात है भाई। चलिए बताइए भाई संजय बाबू, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग, है ना, 20, भाग 20, संविधान का भाग 20 और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने से संबंधित है? तो भैया 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 20 में है। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्य को विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है?
देखिए एक बात समझिएगा, इसमें साथियों दो अनुच्छेद है जो ध्यान देने चाहिए। अनुच्छेद 169 में लिखा है कि किसी राज्य में विधान परिषद का, ठीक है, सृजन कैसे किया जा सकता है, मतलब अगर नहीं है तो बनाया कैसे जा सकता है, और अगर है तो कैसे खत्म किया जा सकता है। ठीक है, अगर नहीं है तो कैसे बनाया जा सकता है, और अगर है तो कैसे खत्म किया जा सकता है। ठीक है, यह बात कही गई है। ठीक है, जबकि अगर हम इसकी संरचना एवं संगठन की बात करें, अगर हम इसके संरचना व संगठन की बात करें तो भैया इसका संरचना व संगठन कहां दे रखा है, तो इसका संरचना व संगठन दे रखा है अनुच्छेद, कहां पर भैया, अनुच्छेद 171 में। कहां पर, अनुच्छेद 171 में। ठीक बात है, आइए जरा इसका आंसर बताइए, ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश, साथियों अध्यादेश क्या होता है, तत्काल प्रभाव से लागू किया गया कानून, तत्काल प्रभाव से लागू किया गया कानून। साथियों राष्ट्रपति के द्वारा जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल के द्वारा यही जारी किया जाएगा तो अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, इसके लिए जो मैक्सिमम टाइम पीरियड मिलता है वो कितना मिलता है, तो 6 महीना मिलता है भैया। कितना, 6 महीना मिलता है साथियों। राइट आंसर क्या है भैया, अनुच्छेद 52, 1 मिनट, 123 क्या है साथियों, अनुच्छेद 123 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं, ये बताइएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बताना है साथियों निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है भैया, अनुच्छेद 23 साथियों। अनुच्छेद 23 में क्या दिया हुआ है, यहां पर साथियों दिया हुआ है बलात् श्रम। ठीक है, मतलब किसी से बलपूर्वक नहीं काम कराया जाएगा। इसी में दिया हुआ है कि दासता असंवैधानिक है। इसी में दिया हुआ है कि मानव तस्करी या अंगों की तस्करी या प्रोस्टिट्यूशन जो होता है, मतलब वेश्यावृत्ति, ठीक है, ये सब भी क्या है, असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखेंगे। लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार में साथियों ये जो अनुच्छेद 23 है इसके लिए एक कानून भी बना है जिसका नाम है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। कितने लोग जानते हैं कि कब पास हुआ था, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम साथियों, तो ये पास हुआ था साथियों वर्ष 1976 में। कब, वर्ष 1976 में। ठीक है, वेरी गुड भैया संजीत। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि भैया एक है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 में साथियों बाल श्रम दे रखा है, मतलब चाइल्ड लेबर। ठीक है, और इसके लिए कानून क्या है, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम। कब पास हुआ था बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, तो बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम साथियों पास हुआ था कब, वर्ष 1986 में। ठीक है ना, चले अगले प्रश्न की ओर, पक्का याद रहेगा ना, चलो दौड़ा कर बताइए इसका आंसर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A साथियों, अनुच्छेद 35A को राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया था। अनुच्छेद 35A क्या था, अब नहीं है ये। ठीक है, अनुच्छेद 35A साथियों राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया था, है ना, राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया था। ठीक है ना, हाँ, और अनुच्छेद 35 से साथियों जम्मू कश्मीर को यह अधिकार देता था, जम्मू कश्मीर को यह अधिकार, 370 से ज्यादा बवालिया ये था। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर को यह अधिकार देता था कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा ये तय कर सके, ठीक है ना, विधानसभा ये तय कर सके कि जम्मू कश्मीर का अस्थायी निवासी कौन होगा। मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर की विधायिका को यह अधिकार था यह तय करने का कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता किसे मिलेगी, सीधे शब्दों में यह कह लीजिए। ठीक है ना, 1954 में साथियों इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में, सार्वजनिक नियोजन के मामले में, सार्वजनिक नियोजन का मतलब समझते हैं ना, सरकारी नौकरियों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है साथियों, सरकारी नौकरियों की बात हो रही है शिवम। ठीक है ना, तो इसके लिए साथियों अनुच्छेद 16, यही तो कहा गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों के अंत की बात करता है। किसके, उपाधियों के अंत की बात करता है साथियों। अनुच्छेद 15 आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में, सार्वजनिक रोजगार मतलब वही सरकारी नौकरी की बात हो गई, फिर से अनुच्छेद 16 ही आया। और याद करिए हमने बताया है कि चाहे शिक्षा, भाई शिक्षा के क्षेत्र में कोई अगर आरक्षण मिल रहा है तो अनुच्छेद 15 के तहत है, और नौकरियों में किसी प्रकार का आरक्षण मिल रहा है तो अनुच्छेद 16 के तहत है। बताया है कि नहीं बताया है, बताइए। बताया है ना, क्या बात है। टिकी निगाहें लक्ष्य पर, टिकी निगाहें लक्ष्य पर, पाने का अरमान, जज्बा है अगर जीत का, होती नहीं थकान। वाह, एकदम सटीक लाइनें हैं साथियों कि टिकी निगाहें लक्ष्य पर, पाने का अरमान, जज्बा है अगर जीत का, तो होती नहीं थकान, होती नहीं थकान। ये बताइए। जी हाँ, फटाफट बताएंगे सभी लोग, सभी का आंसर आने चाहिए भैया। जी हाँ, सभी का। अजी क्या हो गया भैया वर्षा? 40। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भैया अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी से ही संबंधित है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ये बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो साथियों संयुक्त बैठक की अगर हम बात करें तो ये कहां से लिया गया है? इसको याद रखिएगा, इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। और याद रहे कि भैया संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत होता है। अब इसमें क्या है कि बुलाता है और जाने का पड़ता है। बुलाता कौन है भैया? ठीक है, और अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो भैया बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो या तो लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, या तो साथियों लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ये भी ना हो साथियों तो भैया राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, तो लेकिन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा इसमें अध्यक्षता नहीं की जाती। ठीक है ना। हाँ, तो लोकसभा अध्यक्ष का मतलब स्पीकर ही होता है। किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अभी तक कितनी बार हो चुका है साथियों? अभी तक 3 बार। वेरी गुड बेचित्रा। ये बताइए भाई, हेमराज बताएंगे भाई, सोनिया, ममता, वेरी गुड। बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने पर, ठीक है, वहां राज्य शासन, राष्ट्रपति शासन लगाने की, है ना, सिफारिश कर सकता है? साथियों यदि कोई ऐसा राज्य है, कोई भी राज्य हो, जैसे सपोज यूपी, बिहार, कर्नाटक, कोई भी ले लीजिए, किसी राज्य में जो शासन है, जो सरकार है, अगर वो उस सरकार के द्वारा उस राज्य की व्यवस्था, शासन प्रशासन को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चला पाना संभव नहीं है, तो ऐसे में उस राज्य का राज्यपाल वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है। हालांकि इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल की सिफारिश अनिवार्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी राज्य में राज्यपाल के द्वारा सिफारिश दी जाएगी तभी राष्ट्रपति शासन लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक बात है ना। चलिए, बाकी आप समझते हैं कि भैया आर्टिकल 343 के तहत हिंदी क्या है भैया? हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी हो हमारी राजभाषा है। 352 में राष्ट्रीय आपात है जो अभी तक 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? 3 बार साथियों लग चुका है। ठीक है, अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए, क्या बात है, ये आया खतरनाक प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर कौन दे रहा है? बिल्कुल बेचित्रा, संसद सदस्यों की अवधि। हाँ, और 84 में अर्हताएं। ये बताइए जरा, जबरदस्त, जोरदार तरीके से राइट आंसर आना चाहिए। नहीं, एंग्लो इंडियन समुदाय, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 336 के तहत किए जा सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? देखिए ऐसा है कि साथियों एक है आपका आर्टिकल, कौन सा? एक है साथियों आर्टिकल 55 और एक है इधर आर्टिकल 66। ठीक है ना, ये दोनों ही किससे संबंधित है? ये दोनों ही साथियों इलेक्शन से संबंधित है। ये किसके इलेक्शन से संबंधित है? ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित है और ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित है। एक साथ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि याद करना आसान हो जाता है। आप ऐसे समझिए, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे पद, ठीक है ना, पद, कौन सा पद भैया? जैसे आर्टिकल 52 में किसका पद दिया है? ठीक है, और आर्टिकल 63 में किसका पद दे रखा है? आर्टिकल 63 में किसका पद दे रखा है? और हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिएगा। ठीक है ना, 55 11 66, 52 11 63। ठीक है ना। हाँ जी, तो वही चीज है, कहने का मतलब कुछ अनुच्छेद 11 जोड़कर प्राप्त होते हैं। हालांकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में सारे अनुच्छेदों में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कुछ में तो होगा।
ठीक है ना। चलिए 62 में क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 माह में चुनाव होना चाहिए। कितने भैया? 6 माह में चुनाव होना चाहिए, ये दे रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, बाकी आइए जरा अगला प्रश्न देख लीजिए, बताने का प्रयास करेंगे भैया। बहुत बढ़िया, बताइए भैया। सोनिया, सविता, प्रजापति जी, रीना जी, बताइए। बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। साथियों, जहां तक राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो याद करिए नवीन जिंदल केस आपको याद आना चाहिए। नवीन जिंदल केस या नवीन जिंदलवाद, ये साथियों नवीन जिंदलवाद जो हुआ था ये सन 2002 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2002 में हुआ था साथियों। और इसी के बाद आप देखेंगे कि लोगों को यह अधिकार मिल गया कि वो अपने घरों पर, अपने ऑफिसेस में, अपने दफ्तर में तिरंगा फहरा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तिरंगा फहरा सकते हैं, है ना। जी हाँ, बाकी शानदार सा रेलवे का रक्षक बैच जो इस बार दिलाएगा आपको सफलता, करेगा आपके सपनों को साकार। करेंगे VK10 कूपन कोड का इस्तेमाल ताकि मिल जाए 10% का जबरदस्त डिस्काउंट। ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में अगर वोटों की समतुल्यता हो जाए तो क्या करेगा भैया? स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग वोट होगा। ठीक है ना। चलिए फटाफट बताने का प्रयास करिएगा भैया, फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए कि जैसे स्पीकर जो होता है, ठीक है, जैसे लोकसभा है भाई, लोकसभा में मान लीजिए किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रही है, किसी विधेयक पर या किसी प्रस्ताव पर, तो जब तक वोट बराबर ना हो जाए स्पीकर वोट नहीं डालेगा। पता चले इधर भी भैया वोट पड़ गए 104, इधर भी वोट पड़ गए 104, तो फैसला तो हुआ नहीं। तो ऐसे में स्पीकर वोट डालेगा और इस प्रकार से स्पीकर के द्वारा डाला गया जो वोट होगा उसी को क्या कहते हैं? इसी को साथियों कास्टिंग वोट कहा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कास्टिंग वोट का मतलब ये है। ठीक है, चलिए ये बताइए जरा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान में संशोधन, ठीक है ना, किया और संविधान की उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा गया। तो साथियों एक बात बताएं आपको कि हुआ यह था कि पहले तो केशवानंद भारती केस याद करिए, KBC केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार हो या संविधान हो में इसमें कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। 1973 में, ठीक है, 1973 में ये केस हुआ था। ठीक है, और 1976 में क्या हुआ? 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए गए। प्रस्तावना में क्या किया गया भैया? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। और ये जो 3 शब्द जुड़े ये कौन कौन से थे? ये 3 शब्द जो जुड़े ये कौन कौन से थे भैया? तो ये 3 शब्दों को शॉर्टकट में याद करिए, आपस। क्या याद करिए? आपस याद करिए। ठीक है, आपस में याद कर लीजिए। क्या हो जाएगा भाई? आ से हो जाएगा साथियों अखंडता, ठीक है ना। प से क्या हो जाएगा साथियों? पंथ निरपेक्षता। क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्षता। और स से क्या हो जाएगा? समाजवादी। क्या हो जाएगा भैया? समाजवादी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये सिंपल सी बात साथियों आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो रहा है इसका भाई साहब? राइट आंसर हो रहा है अनुच्छेद 368। भाई 368 के तहत ही संशोधन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए भाई। ये प्रस्तावना में हुआ अब तक का एकमात्र संशोधन है और ट्रिक में लगे दम तो किस बात का है गम? उठाओ उंगलियां और दबाओ लाइक का बटन। ये बताइए जरा, फटाफट बताएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देशित कर सकती है? किस अनुच्छेद के अनुसार निर्देशित कर सकती है भैया? तो अनुच्छेद 256 में यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को निर्देशित किया जा सकता है। 263 में क्या दिया है? यहां पर तो अंतरराज्यीय परिषद दे रखी है। क्या दे रखी है भैया? यहां पर अंतरराज्यीय परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल दे रखी है। ठीक है, 356 तो राष्ट्रपति शासन है, आप जानते ही हैं राष्ट्रपति शासन है। और रही बात 370 की, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान, ये बताएंगे सभी लोग जोरदार तरीके से। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कितने भैया? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खान काम में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इसी को तो कहते हैं चाइल्ड लेबर, है ना। इसी को तो कहते हैं चाइल्ड लेबर, ठीक है ना। हाँ, मतलब बाल श्रम, ठीक है ना। तो किस अनुच्छेद के तहत है दोस्त? ये है अनुच्छेद 24 के तहत। और ध्यान रखिएगा कि एक तो बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम है ही 1986 का,
बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम है ही, एक है साथियों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसका गठन कब हुआ था जरा नोट कर लो, नोट कर लो भैया, छाप लो कॉपी में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो बिल्कुल याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन साथियों किया गया था वर्ष 2007 में, ठीक है ना। चलिए आइए इसका आंसर दीजिए। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से? भाई आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से शुरू करके 35 तक मूल अधिकार हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 का संबंध मूल अधिकार से कैसे हो सकता है? ये तो पंचायत से संबंधित है, डीपीएसपी में दे रखा है। वेरी गुड। ये बताइए जरा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है भैया? तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, देखिए शिक्षा का अधिकार साथियों 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अनुच्छेद 21A के तहत रखा गया। ये तो ठीक है, ये तो एकदम ठीक है, लेकिन ये राइट टू एजुकेशन है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि ये क्या है साथियों, ये है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। लेकिन ध्यान रहे दोस्त, राइट टू एजुकेशन अलग है और राइट टू एजुकेशन एक्ट अलग है। बात समझ रहे हैं ना। ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये 2009 में पास हुआ था। कब? 2009 में पास हुआ था। और आप देखिए कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट अलग है और केवल राइट टू एजुकेशन अलग है, ठीक है। ये देखिए जरा, हाँ जी सभी के आंसर आ जाएं। और हाँ सभी लोग सेशन को लाइक वाइक कर देंगे भैया। लाइक की संख्या इस बार 500 के पार तुरंत होनी चाहिए, नहीं रहे बिल्कुल इंतजार 500 के पार। ये बताइए 500 चलिए खैर 500 नहीं 5000 भी हो जाएंगे, मेहनत करेंगे तो दरबार में लंबी कतार भी हो जाएंगे। ये बताइए इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 से संबंधित है? तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये भैया 18 है, ये 17 है और ये 14 है कि नहीं है? चलो ये बता दो जरा। भारतीय संविधान का साथियों मानव तस्करी और जबरन श्रम निषेध, याद करिए मानव तस्करी जबरन श्रम, तो यह अनुच्छेद किससे संबंधित है? 23 से। और इसी के लिए तो है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 28 भाई जो शिक्षण संस्थान है वहां धार्मिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में प्रावधान, ठीक है। ये देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात करता है? ठीक है, तो भैया ये दे रखा है अनुच्छेद 49 में। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 48 कहता है क्या कि भैया कृषि एवं पशुपालन का संगठन, किसका भैया? कृषि व पशुपालन का संगठन, तो महत्वपूर्ण तो है ही, कृषि व पशुपालन का संगठन तथा इसे आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास, ठीक है ना, आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास। 43 तो पहले बता चुके हैं, सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ठीक है, सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ठीक है ना। हाँ, सहकारी आधार पर भैया क्या है? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात यहां पर कही गई है, ठीक है ना। हाँ जी भाई, आर्टिकल 48 क्या है? यह है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण, जी हाँ, आर्टिकल 48A, जैसे ही पर्यावरण आए आर्टिकल 48A, ठीक है ना। चलिए आर्टिकल 47 जो है वो मद्य निषेध से संबंधित है, शराबबंदी से संबंधित है। बिल्कुल सही कहा भाई राव साहब। चलो फटाफट बताएंगे भैया, फटाफट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, मतलब कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, CCC कॉमन सिविल कोड। साथियों ध्यान रहे, अभी तक ये केवल गोवा में लागू था, लेकिन ध्यान रहे कि आजादी के बाद कॉमन सिविल कोड को लागू करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है आजादी के बाद जिसने समान सिविल संहिता लागू करा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया, ये बताएंगे भाई भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है? अनुच्छेद 44 बात करता है, ठीक है ना। जी हाँ, ये बताइए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, केवल देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निषेध तत्वों में से एक को निहित करता है, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायत, लो
खत्म, ग्राम पंचायत आते ही खत्म। ठीक है ना, समझ गए आप। तो बाकी बता रखा है। अनुच्छेद 32 रिट है, 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, 37 क्या है, 37 में दिया है कि डीपीएसपी जो है ना, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। क्या है भैया, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है कि मतलब लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि डीपीएसपी जो है मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर कोई केस नहीं बनता, किसी न्यायालय आप नहीं जा सकते, ना ही न्यायालय उसे लागू करा सकता है। इसे लागू करने के लिए सरकार स्वयं से कदम उठाती है और कानून बना सकती है। बिल्कुल भाई अभिषेक, एकदम स्वागत है। जी हाँ, चलिए ये बताइए जरा। हाँ जी भैया, बताना है। जी हाँ बिल्कुल भाई। अब देखिए, अच्छा ये वाला तो वही प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? भाई देखिए, ये तो मौलिक कर्तव्य है, आप सब जानते हैं कि इसको साथियों 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है 44वें नहीं 42वें संविधान संशोधन द्वारा साथियों वर्ष 1976 में लाया गया था। किसकी सिफारिश पर, याद करिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर साथियों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है ना, बिल्कुल जरूरी है याद करना। और तब साथियों सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्य रखने की बात कही थी। ठीक है, केवल 8 मौलिक कर्तव्य की। ठीक है ना, और सरकार ने 10 रख दिया, और अब कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? हाँ, पर्यावरण, देखिए पर्यावरण आपको 3 जगहों पर मिलेगा, मैं आपको बताऊं कहां कहां पर मिलेगा भैया। जब आप पर्यावरण की बात करेंगे तो साथियों 3 जगह पर पर्यावरण मिलेगा। एक तो आर्टिकल 21 में मिलेगा, दूसरा आर्टिकल 48A में मिलेगा, और तीसरा साथियों आर्टिकल 51A में मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना, आर्टिकल 51A में मिलेगा, तीनों जगहों पर पर्यावरण मिलेगा। जी हां, अब आप देखिए आर्टिकल 21 में क्या है, इसमें यह है कि भाई स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मौलिक अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार है मतलब प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि उसे क्या मिले? स्वच्छ पर्यावरण मिले, नहीं तो भैया शरीर खतरे में पड़ जाएगा, जान जा सकती है कि नहीं। आप देखें 48A क्या है, तो ये तो सीधा सीधा पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात कही गई है कि नहीं भाई। अब आप देखिए आर्टिकल 48A में ही तो है भाई, आप समझिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, इसी के अकॉर्डिंग तो है। और 51A तो 51A ही तो है जिसके लिए हम यहां पर इतना डिस्कशन कर रहे हैं। तो भैया अनुच्छेद 51A जो है, अनुच्छेद 51A जो है जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं, उन 11 मौलिक कर्तव्यों में एक मौलिक कर्तव्य यह भी है। ठीक है, चलिए ये बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो भैया आर्टिकल 53 में यही तो लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, लिखा है कि नहीं, ये बताइए। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 61 में साथियों। और आज तक कभी भी किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया का प्रावधान है? अनुच्छेद 61 में अमेरिका के संविधान से महाभियोग के प्रोसेस को अपनाया गया है, और महाभियोग किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, यह संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में, है ना, के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो? तो भैया कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति पद के लिए जो अर्हताएं हैं वो कहां दे रखी हैं? अनुच्छेद 66 में दे रखी हैं, अनुच्छेद 66 में दे रखी हैं। ठीक है ना, चलिए ये बताइए। जी हाँ, तो बढ़िया सा प्रश्न है एक और भाई, वार्षिक वित्तीय विवरण। भाई बजट शब्द भारत के संविधान में है ही नहीं, आप जानते हैं। ठीक है ना, हाँ जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। भाई देखिए भारत बजट शब्द है ही नहीं, बजट शब्द की जगह पर क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है। अब साथियों ये अनुच्छेद 112 के तहत आता है, और राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो हर साल वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट पेश कराए। भारतीय इतिहास का पहला बजट साथियों कब? 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत में षणमुखम चेट्टी ने, जबकि गणतंत्र भारत में जॉन मथाई के द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। सबसे ज्यादा 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो संसद की सदस्यता की योग्यता अनुच्छेद 84 में है, और संसद सदनों की अवधि जो दे रखी है, संसद सदनों की जो अवधि दे रखी है वो 83 में दे रखी है। क्या दे रखी है भैया? अवधि जो दे रखी है वो 83 में दे रखी है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। इसमें तो लोकसभा दे रखा है, ठीक है, लोकसभा दे रखा है। ठीक, ये बताइए जरा भाई। जी हाँ, कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? कौन तैयार करता है भैया? तो वित्त मंत्रालय तैयार करता है। कौन पेश करता है? तो ये एक परंपरा है कि वित्त मंत्री के द्वारा पेश की जाती है। ठीक है भाई, रेणु, पुष्पा बताओ भाई, पूजा, संजय बताओ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 किससे रिलेटेड है? भाई देखो, ये तो बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ऐसे समझिए कि अगर हम संसद की बात करते हैं तो साथियों संसद किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 79 में है। ठीक है, हाँ, आर्टिकल 79 में है। इस आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भैया राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। ठीक है ना? जी हाँ, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद क्या? 80, ये हो जाएगा अनुच्छेद क्या? 81, और ये हो जाएगा अनुच्छेद क्या? 52। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये तीनों ही आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 250। ठीक है, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसी अनुच्छेद 80 में लिखा है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होगा। 12 सदस्य क्या होंगे? मनोनीत किए जाएंगे। कौन सी फील्ड से? तो भैया एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, लास। ठीक है, और ये कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब इसमें आप देखेंगे एल का मतलब क्या हो गया भैया? एल का मतलब है लिटरेचर, मतलब साहित्य के क्षेत्र से। किस क्षेत्र से भैया? लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र से। ए से हो जाएगा आर्ट, एस से हो जाएगा सोशल वर्क, और एस से ही क्या हो जाएगा भैया? साइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइंस हो जाएगा। ठीक बात है ना? चलिए ये बताइए जरा। हाँ जी, कह रहा है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय। अब यहां पर देखिए, मैं दो अनुच्छेद एक साथ बताऊंगा। क्या? एक है साथियों आर्टिकल 78, ठीक है ना? इसी प्रकार से एक आर्टिकल है 167, दोनों एक जैसा है। क्यों एक जैसा है भैया? किस मामले में एक जैसा है? तो यहां पर साथियों दिया हुआ है क्या? यहां पर दे रखा है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। क्या दे रखा है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य दे रखा है। और क्या दे रखा है? यहीं पर दे रखा है राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार। क्या दे रखा है? राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दे रखा है। ठीक है ना? राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दे रखा है। ठीक है ना? अच्छा, इसी प्रकार से देखिएगा अनुच्छेद 167 में भी कुछ ऐसा ही है। मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। क्या दे रखा है यहां पर? मुख्यमंत्री के कर्तव्य। और क्या दे रखा है यहीं पर? गवर्नर मतलब राज्यपाल को सूचना का अधिकार। अब पूरी बात सुनिएगा जो ध्यान से बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब इसमें आप ऐसे समझिए सीधे सीधे तौर पर कि भैया क्या कह रहा है यहां पर? यह कह रहा है दोस्त कि अनुच्छेद 18 के तहत, अनुच्छेद 78 के तहत क्या होता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों एवं कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को दे, है ना? उसी प्रकार से यहां पर मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राज्य की मंत्रिपरिषद की समस्त निर्णयों एवं कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दे। समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब उल्टा चलिए, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री से उसके समस्त कार्यों एवं निर्णयों की जानकारी प्राप्त करे। वैसे यहां पर राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से मंत्रिपरिषद के समस्त कार्यों एवं निर्णयों की जानकारी प्राप्त करे। ठीक है ना? तो एक साथ आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, एक साथ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है यहां पर? तो भैया कौन राष्ट्रपति को सूचित करता है? यहां जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, चलिए, तो एक साथ जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो लंबे समय तक दिमाग में बैठेगा। चलिए ये बताइए जरा फटाफट, तो बताना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं? अब ये समझिए, ये अनुच्छेद बिल्कुल उसी तरह है जैसे आर्टिकल 53 है। जैसे आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। क्या कहता है? कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो उसी प्रकार से जैसे यहां पर, ठीक है, ये कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, वैसे ही साथियों अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। ठीक है ना? राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी भैया? तो ये अभी बताया है 154 के तहत। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा जरा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर साथियों आप गवर्नर की बात कर रहे हो, राज्यपाल की बात कर रहे हो, ठीक है, तो दो अनुच्छेदों का ध्यान रखिएगा। एक अनुच्छेद भैया 153, कौन सा? 153, और एक ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 155। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लोग समझते नहीं है, ठीक है। 153 में दिया है क्या? इसमें यह लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या लिखा है इसमें? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह लिखा है, ठीक है ना। जबकि यहां पर क्या लिखा है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पकड़ में आ रही बात? चलिए आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो अभी भी बताया है कि अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। क्यों भाई? चलिए फटाफट बताएंगे जोरदार तरीके से भाई। हाँ जी मलिंगा बाबू, चुपचाप पढ़ाई कर लो, कसम से बता रहे हैं, फर्जी की इधर उधर बातें करते रहते हो, है ना। हाँ चलो, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? विधानसभा की बात हो रही है। देखो भैया, लोकसभा की अधिकतम सीट हो सकती है 550, राज्यसभा की अधिकतम सीट हो सकती है 250, किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सीट हो सकती है 500, किसी राज्य की विधान परिषद की सीट कितनी हो सकती है? उस राज्य की विधानसभा का 1/3, उस राज्य की विधानसभा का 1/3। समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, यहां विधानसभा पूछ रहा है तो 500 बताइए, ठीक है ना। हाँ ये मैक्सिमम सदस्य संख्या बता दी है हमने, ठीक है। अच्छा मिनिमम वाला मामला भी होता है, पता है, जैसे इसमें कोई मिनिमम वाला मामला नहीं है, लेकिन यहां पर मिनिमम वाला मामला है 60, यहां पर भी मिनिमम वाला मामला है 40। समझ रहे हैं कि मिनिमम कितनी हो सकती है। चलिए ये देखिए जरा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? अब जरा ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट साथियों किस अनुच्छेद के तहत गठित होती है? भाई ये आप जानते हैं कि 124 के तहत होती है। हाई कोर्ट भी आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 214 के तहत होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप जानते होंगे अनुच्छेद 233 के तहत होती है। यहां क्वेश्चन थोड़ा नया है कि हाई कोर्ट, वो भी कहां पर? यूनियन टेरिटरीज में, किस अनुच्छेद के तहत होगी? वही पूछ रखा है, आर्टिकल 241, ठीक है, आर्टिकल 241, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि भाई अगर आप देखेंगे एक चीज और है, जैसे हाई कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट है तो भैया यहां पर अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगी, लेकिन हाई कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? हाई कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति होती है वो होती है अनुच्छेद 217 के तहत। बात समझ रहे हैं? जैसे क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट वाला है, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान 124 में है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी 124 के तहत होती है, लेकिन यहां तो है अनुच्छेद अलग अलग है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा भैया, तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। किसकी बात कर रहा है? 241 की बात कर रहा है। किसकी भैया? 241 की बात कर रहा है। आइए जरा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जी हाँ, बताएंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है। तो देखिए जो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, अब पहली बात तो ये समझिए कि हाई कोर्ट का जो प्रावधान है, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहां से कहां तक दे रखा है? अनुच्छेद 124 से शुरू होता है और 147 पर खत्म हो जाता है। हाई कोर्ट साथियों क्या होता है? अनुच्छेद 214 से शुरू होता है और भैया 232 पे खत्म हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहां से शुरू होता है? 233 से शुरू होता है, 237 पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जब आपको ग्रुप पता हो, जब आपको पूरा ग्रुप पता हो, ठीक है ना। हाँ तो देखिएगा जैसे क्या है कि अब यहां न्याय हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहा है ना उच्च न्यायालय, 185, 256, 289, 219, इसमें से कौन सा है जो हाई कोर्ट वाले ग्रुप में आ रहा है? तो इसके 214 232 के बीच का केवल एक ही तो अनुच्छेद है, तो वही आंसर मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना। तो ये कहने का मतलब है, तो कई बार इस तरह से चीजें आराम से हो जाती हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विचित्रा, सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली के अलावा किसी अन्य जगह पर भी हो सकती है जहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस निर्धारित करे, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर कर सकते हैं। बिल्कुल भाई संजीत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहता है? सबको पता है कि भैया 65 वर्ष तक आसीन रहता है, ठीक है। भारत के संविधान के
किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है। अब देखिए होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले में कोलेजियम प्रणाली लागू होती है। ये सब क्या होती है डिटेल में बाद में बात करेंगे, आज मुख्य रूप से अनुच्छेदों पर हमारा फोकस है। कोलेजियम प्रणाली साथियों 1993 से लागू हुई थी, 1993 से लागू हुई थी। मोटी मोटा ये जान लीजिए कि भैया सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कोलेजियम प्रणाली के अंतर्गत जजों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। जिसमें यह होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो वहां पर जजों की नियुक्ति करनी होगी तो चीफ जस्टिस प्लस 4 जो सीनियर जज होंगे उनसे सलाह करके नियुक्ति की जाएगी, और हाई कोर्ट के मामले में चीफ जस्टिस प्लस 2 अन्य जजों के सलाह से, ठीक है। ये देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार को दर्शाता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 143 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। अब यहीं पर जैसे देखिए क्या है, अनुच्छेद 132 है तो इसमें दे रखा है संवैधानिक मामलों में अपील, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी संवैधानिक मामले में अपील करनी है तो 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, ठीक है। किसी सिविल मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो अनुच्छेद 133 के तहत की जा सकती है, और अगर किसी आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो भैया इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, इसके लिए अनुच्छेद है 134, ठीक है ना, 134। समझ रहे हैं ना, तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। ये बताइए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रतिषेध अधिकार, मतलब ये सब रिटें किस अनुच्छेद के तहत जारी होती है? तो भैया देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत, ठीक है। यहां पर आगे पीछे भी हो सकता है तो ध्यान देना एग्जाम के टाइम में, ठीक है। चलिए भाई अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के लिए, वही मतलब चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो 324 के तहत इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है साथियों, ठीक है ना। आइए ये बताइए भाई, अब कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की समपरीक्षा से संबंधित है? अब सुनना, देखो भैया जैसे यहां पर आप देखोगे, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 243, ठीक है। आर्टिकल 243 बी में क्या लिखा है, इसी प्रकार से आर्टिकल 243 डी में क्या लिखा है, इसी प्रकार से आर्टिकल 243 ई में क्या लिखा है, इसी प्रकार से आर्टिकल 243, ठीक है, आई में क्या लिखा है, ठीक है, इसी प्रकार से आर्टिकल 243, ठीक है, के में क्या लिखा है। यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है किससे रिलेटेड भैया? पंचायत से रिलेटेड। 243 बी में लिखा है 3 स्तरीय पंचायत, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है 3 स्तरीय पंचायत, क्या? 3 स्तरीय पंचायत, ठीक है। इसमें क्या लिखा है भाई? पंचायत में आरक्षण, तो पंचायतों में जो आरक्षण मिलता है, पंचायतों में जो आरक्षण मिलता है वो इस अनुच्छेद के तहत दिया हुआ है, पंचायतों में जो आरक्षण मिलता है, ठीक है। ये जो है आपका, ये क्या है? पंचायतों का कार्यकाल से संबंधित है, किससे? कार्यकाल से संबंधित है। इसमें क्या दिया है भैया? राज्य वित्त आयोग दे रखा है, क्या? राज्य वित्त आयोग दे रखा है, राज्य वित्त आयोग दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें राज्य निर्वाचन आयोग दे रखा है, क्या दे रखा है? राज्य निर्वाचन आयोग दे रखा है, ठीक है ना। यहां पर एक बात और है आर्टिकल 243 बी में कि यदि किसी राज्य में 20 लाख, यदि किसी राज्य की आबादी 20 लाख से ज्यादा नहीं है तो भैया फिर 3 स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था जरूरी नहीं है, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है भैया? तो इसका राइट आंसर है जे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? जे, ठीक है। तो चलिए ये अपने आप में है ना एक नया आ गया आपका, जे वाला भी याद रखेंगे, ठीक है, जे वाला भी याद रखेंगे, आर्टिकल 243 जे, ठीक है। तो अगर आप इतने अनुच्छेद याद कर सकते हैं पंचायतों से रिलेटेड, ठीक है, ये पंचायतों के लेखा, पंचायतों का लेखा, ठीक है। आप कहेंगे सर जी इतना तो है ना थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, एग्जाम देना है तो याद कर लेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। तो भैया ये 80 दमदार धमाकेदार प्रश्नों का ये जबरदस्त सेशन यहां पर समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि पूरा सेशन आपको बहुत बहुत शानदार लगा होगा और आपने पूरा एंजॉय किया होगा। बाकी आप सब जानते हैं कि भैया जबरदस्त रेलवे आरपीएफ की तैयारी का रक्षक बैच आपके सामने है, तो आप इस बैच को बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, और जब भी इसको परचेज करें तो अपना टाइम टेबल बढ़िया से सेट करके तैयारी को आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। इस बैच को लेने
के लिए आप सीधे जो है क्या कर सकते हैं भाई, सीधे सीधे आप अगर VK10 कूपन कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ये प्रोसेस है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है MD क्लासेस ऑफिशियल को, और इस प्रोसेस को फॉलो करके बैच ले सकते हैं आप। ठीक है ना, बाकी ध्यान रहे कि साथियों PDF आपको यहां से मिल जाएगी। इस क्लास की जो PDF है कल दोपहर में आपको इस टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। यहां पर 17,000 प्लस है ना सदस्यों का परिवार पूरा हो चुका है, आप सब भी जुड़े। और हाँ, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक करना कतई मत भूलिएगा, साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और हाँ, कल यानी संडे सुबह 9 बजे, कल 12 मई है तो कल सुबह साथियों है ना एकदम 9 बजे जुड़ जाइएगा। बिहार GK GS का एक स्पेशल सेशन लेकर आ रहा हूं, टॉप 200 सुपर सेलेक्टेड प्रश्नों का। तैयार हैं सभी लोग? तो साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा बिहार के टॉप 200 क्वेश्चंस के लिए सुबह 9 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।